नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जुलाई के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में आज ये दूसरे नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और पुरानी सीरीज आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आज के वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो एग्जाम में आने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों करना है ये मैं बीच में आपको बताता हूँ। हालांकि यहाँ पर हमारे पास कोर्सेस है, हमारे पास में यहाँ पर फुल कोर्स भी है और एमसीक्यू भी है, तो दोनों में से जो भी चाहे आप जाके ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है। नेक्स्ट जो आपके पास संडे आने वाला है, तो नेक्स्ट संडे के दिन एक फुल लेंथ का आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है। तो ये पूरे वीक में आप लोग डाउनलोड करके रखेंगे। अगला जो संडे आएगा और हर संडे हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। तो एक फुल लेंथ का 75 नंबर का मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके याद से रखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, MS एक्सेल में यदि फार्मूला सम लिखा हुआ है हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पर सम के फार्मूले के याद रखिएगा। सम का यूज तो हम लोग इसके लिए करते हैं, प्लस मतलब जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बीच में कॉलन लिखा हो गया, तो कॉलन के लिए हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर हम किसी भी फॉर्मूले में कॉलन का यूज करते हैं तो मतलब हम कह रहे हैं उसको किससे, जैसे यहाँ पे 1 लिख दो और 10 लिख दो, तो 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A1 कॉलन A3 लिखा हुआ है, मतलब कि A1 से लेकर A3 तक के, मतलब इसमें क्या आ गया है, A2 भी इंक्लूड हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे कॉमा लगाया है, फिर A5 दिया हुआ है। तो जब भी हम कॉमा का यूज करते हैं फॉर्मूले में, अगर हम सम की बात कर ले, तो यहाँ पे कॉमा का यूज अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल सेल एड्रेस की बात कर रहे हैं या सेल रेफरेंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या सेल एड्रेस यहाँ पे दिए हुए, तो हम लोग कॉमा लगा के इंडिविजुअल जो भी हमको जोड़ना है, या तो हम संख्या दे सकते हैं, जैसे मान लो संख्या हमने दे दी, या फिर हम सेल एड्रेस भी वहां पर दे सकते हैं। तो इंडिविजुअल हम लोग संख्या भी दे सकते हैं और सेल एड्रेस भी, कहां पर, कॉमा लगा के। अब हमको बोल रहा है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि हमको जोड़ना है किसको, A1 से लेके A3 के जोड़ना है और साथ में A5 को भी हमको जोड़ना है उसमें, है ना। इसमें बोल रहा है A1 से A5 तक सभी सेल को जोड़ना है, तो A1 से लेकर A5 तक के हमको नहीं जोड़ना है ना। बेसिकली क्या है, A1 से लेके A3 और प्लस A5 है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। फिर हमको A1 A2 A3 और A5 का योग करना है, तो ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि हमने रेंज निकाली है। A1 से A3 में A1 A2 A3 तीनों आने वाले हैं और साथ में A5 भी वहां पर आने वाला है, तो ये वाला जो आंसर है आपका ये पूरा पूरा सही होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, केवल A और A5 नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर क्या हमारे पास ये वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। देखिए इंटरफेस क्या होता है, देखिए इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं माध्यम। दो लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन स्थापित करना है तो हमको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे इस समय हम लोग पढ़ने के लिए यूट्यूब का माध्यम हम यूज कर रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अगर हमको काम करना है तो हमको इंटरफेस की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास इंटरफेस वर्ड जो हम यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम लोग कंप्यूटर में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफ और चित्र हम लोग को मिलता है, यूजर फ्रेंडली होता है। और एक हमारे पास में होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। तो दो तरह के इंटरफेस हमारे पास में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कंपाइलर, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक तरह का ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है और एक बार में पूरे के पूरे जो हमारा प्रोग्राम होता है, हर एक सेंटेंस को एक साथ पूरा का पूरा ट्रांसलेट करता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। यही हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ब्राउजर और सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो ब्राउजर हम लोग का भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च इंजन के द्वारा हम इंटरनेट पर किसी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है।
इसके बाद हमारे पास में है रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि रैम में जब जो भी डाटा रहता है उसका डेटा सिर्फ तब तक के रहता है जब तक कि उसके अंदर हमको बिजली की सप्लाई हम लोग दे पा रहे हैं। जैसी बिजली सप्लाई बंद होगी उसके अंदर का डाटा या सूचनाएं अपने आप नष्ट हो जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और वोलेटाइल होने के कारण ये हमारे कंप्यूटर में एक अस्थायी मेमोरी रहती है, ये भी आपको याद रखना है। अब ऑप्शन देख लीजिए, हमको बोल रहा है क्योंकि यह डेटा परमानेंटली सेव करती है, तो ये गलत है, उसमें टेम्परेरी रहता है। क्योंकि पावर ऑफ होने पर इसका डाटा लॉस हो जाता है, ये सही है। क्योंकि यह केवल रीड ओनली नहीं होती, हम काम करते हैं उसमें। क्योंकि यह इंटरनेट से जुड़ी होती है तो इंटरनेट से भी जुड़ी नहीं होती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है क्या है, क्योंकि पावर ऑफ होने पर इसका डेटा अपने आप कैसा हो जाता है, लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए ये वाला आंसर जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए जब भी स्टेटमेंट्स रहते हैं, कथन रहते हैं, हमको सारे के सारे पढ़ने होते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इंटरनेट और www बिल्कुल सेम है, तो दोनों सेम नहीं है भैया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। www इंटरनेट पर चलने वाली सर्विस है, तो हाँ ये सही है, इंटरनेट पर ही हम लोग www वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर पाते हैं। www बिना इंटरनेट के चलता है, तो ये बिना इंटरनेट के चलना संभव है क्या, इसका नहीं, संभव नहीं है। फिर है इंटरनेट केवल MS वर्ड के लिए होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर क्या निकल रहा है कि जो www है वो इंटरनेट पर चलने वाली क्या है, एक सर्विस है या एक सेवा है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल Z का अपोजिट कौन सा होता है। कंट्रोल Z का अपोजिट, कंट्रोल Z क्या होता है भैया, अंडू कमांड होता है। हमने कोई कमांड ने निर्देश दिया है MS वर्ड में और हमको उससे वापस जाना है, जो हमने कमांड दिया है उसको वापस लेना है, तब हम क्या यूज करते हैं, अंडू कमांड, मतलब कंट्रोल Z करते हैं। और अगर आप जो हमने कमांड वापस ली है उसी को अगर वापस भेजना है तब हम यूज करते हैं रीडू, जो कि कंट्रोल Z का विपरीत होता है। और जब हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है कंट्रोल Y, है ना। तो अंडू का विपरीत क्या होता है, रीडू होता है, ये याद रखना। और उसके शॉर्टकट की हमारे पास में कंट्रोल Y होती है। कंट्रोल X हमारे पास में कट की है, ये कॉपी की है, और ये सेलेक्ट ऑल की होती है, कंट्रोल A। अगला क्वेश्चन है, इनबॉक्स में रिसीव्ड ईमेल पर रिप्लाई करने पर ओरिजिनल सेंडर कहाँ आता है ना। कि आपको कोई मेल अगर आ चुका है और आपको उसको रिप्लाई करना है, तो जिसने आपको भेजा हुआ है वो ओरिजिनल सेंडर है, तो उसका एड्रेस कहाँ पर आएगा, है ना। हमारे पास में जब भी हम मेल को रिप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि इसका टू आएगा, कार्बन कॉपी आएगा और ब्लाइंड कार्बन कॉपी आएगा, इस तरीके से हमारे को आता है। तो हमको किसी को रिप्लाई करना है, जब भी हम किसी को रिप्लाई करते हैं, हम चाहे व्हाट्सएप या अदर भी किसी प्लेटफॉर्म पे हम रिप्लाई करें, तो जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पे आएगा, हमेशा वो आएगा टू में। और अन्य किसी व्यक्तियों को अगर हम भेजना चाहते हो मेल को, तो वो कार्बन कॉपी में आएगा या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आएगा। इसको हम लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो है उस पर समझ भी चुके हैं। हमारे पास में अगर टू फील्ड में आएगा तो ये सही है, ब्लाइंड में नहीं आएगा, स्पैम में भी नहीं जाने वाला है, ट्रेस में भी नहीं जाएगा, है ना। ये तो डिलीट होने के बाद जाएगा, और यहाँ पर अवांटेड हमारे पास में जो मेल आते हैं वो जाकर सेव होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 2। अगला है, एक्सेल में $A और $1 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। हमारे पास में अगर किसी एड्रेस में जैसे यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है ना। A1 हमारे पास में क्या है, तो ये रिलेटिव रेफरेंस है। इस समय कैसा लिखा हुआ है, इसको रिलेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रश्न ने कैसा दिया हमको, डॉलर लगा दिया, A लिखा, फिर डॉलर लगा दिया और 1 लिखा, तो ये हमारे पास में एब्सोल्यूट हो गया, मतलब ये अब चेंज नहीं हो सकता है जब भी इसको कॉपी पेस्ट नीचे हम लोग करते हैं। जबकि इसको हमने सेलेक्ट फार्मूला में यूज किया, और उस फार्मूले को जब नीचे हम कॉपी करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होते चलेगी, लेकिन इसकी कैसी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में है एब्सोल्यूट। ठीक है, ये कैसा होगा, एब्सोल्यूट होगा ये वाला। और जो रेफरेंस रिलेटिव बोल रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला है। अगर मिक्स्ड हमको करना हो तो क्या करते हैं, हम डॉलर लगाया और A और 1 लिख देते, या इसकी जगह पे हम लोग A लिखते और डॉलर लगा के 1 लिख देते, है ना। यहाँ पे हम कॉलम या रो किसी एक को भी ब्लॉक करेंगे तो वो मिक्स्ड हो जाएगा। दोनों को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा एब्सोल्यूट। और किसी को भी नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा हमारे पास, रिलेटिव, है ना। गलत रेफरेंस हमारे पास ये बनता भी नहीं है। ये 3 ही होते हैं हमारे MS एक्सेल में, याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस पहचानने हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इनपुट डिवाइस बेसिकली उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश से डाटा देते हैं। जैसे हमारे पास में कीबोर्ड है, माउस है, टच पेन है, लाइट पेन हमारे पास में टच पैड है। इसके अलावा हमारे पास OMR, OCR, MICR, बारकोड रीडर, कार्ड रीडर, ये सारे के सारे जो हमारे पास में है इंक्लूडिंग ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। मोटे तौर पे इतने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं के क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारे पास स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, माउस ये भी इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में हमारे पास में क्या है, तो मॉनिटर है। बेसिकली हमारे पास मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और स्पीकर, इतनी ही चीजें हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में रहती है, याद रखिएगा, है ना। और डिस्प्ले के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, फिर प्रोजेक्टर भी हम लोग वहां पे रख सकते हैं। ठीक, बस इतना ही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जांपल। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, आजकल हम हमारे डेटा को वेब पर या इंटरनेट पर सेव करके रखते हैं। उससे होता क्या है कि डाटा लॉस से हम लोग बच जाते हैं। मान लो हमारे डिवाइसेस में डाटा रखा हुआ है तो वो लॉस होने के चांसेस उसके रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लाउड पर अगर सेव कर देते हैं, वेब पर अगर सेव कर देते हैं, तो डेटा जो होता है हमारे पास वो सुरक्षित रहता है और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड देके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जांपल हम लोगों से पूछ रहा है। हमारे पास में बोल रहा है गूगल ड्राइव, MS पेंट, कीबोर्ड और CPU। CPU तो हमारे प्रोसेसिंग का मेन भाग है, जैसे प्रोसेस करता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। MS पेंट हमारे पास में प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर हम लोग बोल ले रहे हैं उसको। लेकिन गूगल ड्राइव जो हमारे पास में है, इसका यूज करते हैं हम लोग क्लाउड स्टोरेज में। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बता देना कि गूगल ड्राइव में हम लोग 15 GB तक के डाटा सेव कर सकते हैं, वो हमको फ्री मिलता है। उससे ज्यादा अगर हमको सेव करना है तो फिर हमको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग कंपनी गूगल क्लाउड की सुविधा देती है, वो भी एग्जाम में आता है, तो हम कवर करा देंगे एग्जाम तक के। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ब्राउजर और सर्च इंजन में सही अंतर क्या है। ब्राउजर और सर्च इंजन, देखिए ब्राउजर हमने जैसे बताया, इसका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि ब्राउजर क्या है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आप याद रखना। और एग्जाम तक के आप 10-10 क्या याद कर लेंगे, ब्राउजर और 10 सर्च इंजन, 10-10 याद करके रखिएगा, हमारे को उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमको बोल रहा है ब्राउजर वेबसाइट खोलता है, सर्च इंजन इंफॉर्मेशन सर्च करता है, तो ये तो सही है। किसी भी ब्राउजर की सहायता से हम वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसमें सर्च इंजन ओपन करके हम कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ब्राउजर केवल ऑफलाइन चलता है, तो ब्राउजर जो है भैया ये ऑफलाइन नहीं चलता है, ये ऑनलाइन चलता है, तो ये गलत हो गया। सर्च इंजन का कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, ये तो इंटरनेट पर ही चलता है ना। ब्राउजर केवल ईमेल भेजता है, तो ब्राउजर केवल ईमेल नहीं, सारे काम इंटरनेट पे जो हम लोग करते हैं ब्राउजर की सहायता से करते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत है। क्या है हमारे पास में, तो ये पहले वाला आंसर सही है, याद रखना। और 10 ब्राउजर और 10 सर्च इंजन आप लोग तैयार करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे एग्जाम के लिए। एग्जाम में सिर्फ पहचानना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते कौन से हैं, तो हमारे पास में मुख्य तो हमने बोल दिया हार्ड डिस्क, या हमने बोल दिया SSD, या हमने बोल दिया टैप ड्राइव, है ना। या फिर हम लोग जो ऑप्टिकल में यूज करते हैं तो CD यूज कर लेंगे, DVD यूज कर लेंगे, है ना, ब्लू रे डिस्क, है ना, जिसको हम BD बोलते हैं, वो यूज कर लेते हैं। तो ये मोटे तौर पे हमारे पास है। इसके अलावा पेन ड्राइव हो गया, हमारे मेमोरी कार्ड्स वगैरह हो गए, ये सारा का सारा सेकेंडरी स्टोरेज है। तो हमसे बोल रहा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो जैसे रैम हमारे पास में प्राइमरी है, रजिस्टर हमारे पास में ये भी प्राइमरी है, कैश मेमोरी जो है ये भी हमारे पास में प्राइमरी है। और याद रखना रजिस्टर से मिलकर कैश मेमोरी का निर्माण होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना, है ना। और कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, ये याद रखना। लेकिन ये बनी किससे है, रजिस्टर से। तो ये दोनों अगर हमारे प्रश्न में रहे और हमसे पूछे सबसे तेज कौन सा है, तो तब रजिस्टर होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो, और ये नहीं है ये है, तो फिर आप कैश मेमोरी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सेल में एवरेज का आउटपुट क्या होगा। देखो ये इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है, कई बार इसको थोड़ा सा हार्ड करता है, तो हम इसका हार्ड वाला वर्जन भी देख लेंगे। देखिए एवरेज का फार्मूला हमारे को पहले से पता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3, इन सबको आपस में जोड़ लो तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 50 और ये कितना हो गया 60 बटे क्या आएगी, संख्याओं की संख्या। तो ये कितनी संख्या है, तो 1 2 और 3, टोटल कितनी है 3। बस इसका इसमें आपको भाग दे देना है और जो आंसर आएगा वही आपके
राइट आंसर होने वाला है। तो जितनी भी संख्या आपको एवरेज निकालने का आती है उनको आपस में जोड़ लो और वो जितनी भी संख्या हो उसी संख्या का यहाँ पे क्या देना है, भाग देना है। यहाँ पे 3 थी तो हमने 3 का दे दिया, 4 हो तो 4 का देते, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में स्पैम फोल्डर का संबंध किससे होता है। स्पैम बेसिकली हमारे पास पे ऐसे मेल होते हैं जो जबरदस्ती हमको भेजे जाते हैं। हम मांगते नहीं है, हमने चाहे नहीं है, तो आपने चाहे नहीं है, मांगे नहीं है, जबरदस्ती जो मेल हमारे ईमेल पे भेजे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मैसेजेस, है ना। या फिर सीधे सीधे हम बात करें तो जिसको परमिशन नहीं है, आप जानते नहीं हो, ऐसे लोगों के द्वारा जो मेल भेजे जाते हैं अनाधिकृत रूप से, वो कहलाते हैं हमारे पास में बल्क मैसेजेस। और वो कहा जाएंगे हमारे पास में स्पैम जो फोल्डर हमारे पास में होता है इसके अंदर वो चले जाता है, याद रखिएगा, है ना। हमारे को बोल रहा है इंपॉर्टेंट मेल, महत्वपूर्ण मेल इसमें रहेगा क्या, नहीं, वो कहाँ पे हम लोग फोल्डर बना के रखते हैं उसमें, है ना। और भेजे गए मेल कहाँ जाते हैं, ये आपके ड्राफ्ट में जाते हैं। और अनवांटेड, है ना, अनचाहे जो हमारे पास संदिग्ध मैसेज होते हैं ये ही रहते हैं कहाँ पर, इस फोल्डर के अंदर, याद रखिएगा। और केवल डिलीट किए हुए ये जाते हैं ट्रेस में, और जो मेल नॉर्मल मेल आते हैं हमारे पास में वो जाते हैं इनबॉक्स में, है ना। इतने सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। और मेल अगर आपको किसी को भेजना है तो हमको क्या करना पड़ता है, कंपोज मेल करना पड़ता है जीमेल में, वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सीपीयू के कौन से भाग को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो ये तो मैंने पोस्ट में भी डाला था और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिए है। जो पोस्ट में जो भी क्वेश्चन जाते हैं उनके आप आंसर लगाया करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है। डाउट रहेगा तो उसको फिर लेकर आएगी। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे भी लेके आके बहुत सारे लोगों ने उसके आंसर, लगभग सभी लोगों ने सही दिए हैं। क्या कहलाता है, सीपीयू का जब ब्रेन होता है वो होता है उसका सीपीयू, ठीक है। और बैकबोन अगर पूछे तो वो बोलते हैं मदरबोर्ड को, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज ट्रांसलेटर करने के लिए यूज किया जाता है, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए, है ना। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए। देखिए वेब पेज को ट्रांसफर करना कहने का मतलब ये है कि जब भी आप www आपने वेब ब्राउजर ओपन किया, वहां पे डाला www डॉट और जो भी एड्रेस आपने डाला, फिर जैसे आपने एंटर करोगे तो अब वेब पेज को लेकर आते हैं कहां पर, उसके सर्वर से आपके वेब ब्राउजर पर लेकर आया जाएगा। तो ये कौन लेकर आता है, ये लेकर आता है HTTP। कौन लेके आएगा, HTTP। क्या नाम है इसका, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सर्वर से आपने जो वेबसाइट का एड्रेस डाला है उसको सर्च करके और आपके वेब ब्राउजर में लेकर आएगा और आपके सामने पेज ओपन हो जाने वाला है। तो क्या आएगा इसका, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का यूज फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। SMTP जो होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मेल को भेजने के लिए। और POP प्रोटोकॉल जो होता है ये मेल को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस बदलने की शॉर्टकट की, केस को चेंज करना है। तो MS वर्ड में हमारे पास टोटल 5 तरह के केस होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, और ईच वर्ड कैपिटलाइज, और एक हमारे पास में होता है टोगल केस। इन सारे केसेस में हम लोग चेंज करके और जैसा फॉर्मेट हमको तैयार करना था करते हैं। फिलहाल हमको बोल रहा है अपर केस लोअर केस में चेंज करना है, कुल मिलाकर हमको केस चेंज करना है। तो केस चेंज करने की शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए वो होती है शिफ्ट प्लस F3, इसको आप याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में A10 में A का क्या A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास में जो यहाँ पर सेल रेफरेंस लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, A और 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर A जो है ये कॉलम को बता रहा है और जो 10 लिखा रहता है ये दिखाता है हमको रो को। तो सेल एड्रेस जब भी हम बनाते भी है या पढ़ते भी है तो पहले किसको पढ़ेंगे हम, कॉलम को, और उसके बाद फिर हम किसको पढ़ते हैं, रो को। तो ये एड्रेस क्या आएगा आपके पास में, A10, रो और कॉलम को, है ना। तो याद रखना पहले हम पढ़ेंगे कॉलम को, तो पहला A क्या होगा आपका, कॉलम होगा, और रो पूछता तो फिर क्या होता है यहाँ पे 10 जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैलवेयर का प्रकार है। मैलवेयर किसे कहते हैं हम लोग, तो हमारे कंप्यूटर को या हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर, है ना, या नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे प्रोग्राम जिनसे हमारे कंप्यूटर को नुकसान होने वाला है बेसिकली, तो उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। तो हमारे पास मोटे तौर पर ट्रोजन होता है, स्पाईवेयर होता है, रेसमवेयर होता है, कीलॉगर होता है, स्पाईवेयर होता है, ये सारे, और वायरस, है ना, ये सारे के सारे हमारे पास में मालवेयर के अंतर्गत आते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले सारे।
हमारे पास बोल रहे प्रिंटर, प्रिंटर हमारे पास हार्डवेयर होता है जो कि प्रिंट हमारे कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, मतलब आउटपुट के रूप में हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। वायरस, वायरस हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, ये एक प्रकार का मालवेयर है। मॉनिटर हमारे कंप्यूटर से सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। और स्प्रेडशीट, ये हमारे पास एक्सेल जो होता है उसकी बात की जा रही है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में ओटीपी का यूज किस सिक्योरिटी प्रिंसिपल से जुड़ा है? तो ऑनलाइन बैंकिंग में अगर हम बात करें, किसकी ओटीपी की बात करें, तो ओटीपी जब भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए करते हैं? ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं। तो जब भी हमको ओटीपी आती है तो कहीं ना कहीं हमको या तो डेटा ट्रांसफर करना है या पैसे ट्रांसफर करना है। हमको बोल रहा है ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, कंप्रेशन के लिए। तो बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग अगर हम यूज करते हैं तो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए यूज किया जाता है कि हाँ इस समय ट्रांजेक्शन करने वाले व्यक्ति आप ही हो, इसलिए मोबाइल पर आपके पास ओटीपी आती है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना, वन टाइम पासवर्ड होता है और उसको किसी को भी शेयर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस के जो होती है हमारे पास में बेसिकली लिंक, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इन सभी को लगाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। चाहे लिंक लगानी हो, क्रॉस रेफरेंस, है ना, ये बाकी फिर अलग अलग चीजें हैं, सभी जगह हम लोग यूज करते हैं किसका? हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की हमारे पास में होने वाली है वो क्या है? कंट्रोल प्लस के होने वाली है, याद रखना। हाइपरलिंक ये रहा, है ना। टैग को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल की का, है ना। फाइल सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस यूज करते हैं और प्रिंट के लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल पी, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। एमएस एक्सेल में फार्मूला कॉपी करते समय रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव मतलब जो हमने लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा होगा A1 तो ये क्या होगा? ये रिलेटिव है, का क्या इफेक्ट होता है? अगर एमएस एक्सेल में फार्मूला कॉपी किया, है ना, तो रिलेटिव रेफरेंस का क्या इफेक्ट होता है? देखिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। हमको बोल रहा है सेल रेफरेंस चेंज होता है, सेल रेफरेंस फिक्स रहता है और फार्मूला डिलीट होता है और वर्कबुक क्लोज हो जाती है। तो देखिए जब भी हम एक जगह से फार्मूला कॉपी करके और दूसरी जगह पेस्ट करते हैं किसी और सेल में, तब क्या होता है? तो फार्मूला तो जैसा कि वैसा रहता है, लेकिन उसमें जो हमने एड्रेस यूज किया है, एड्रेस क्या है? ये रिलेटिव रेफरेंस, सेल का एड्रेस। मान लो हमने A1 किया, A1 में हमने फार्मूला बनाया था और वहां पर हमने उठा के उसको नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा? जो उसका नंबर होगा वो चेंज जाएगा। अगर हमने दूसरे कॉलम में कर दिया तो फिर कॉलम भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी फार्मूले को हम लोग एक सेल से उठा के दूसरे सेल में क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसका जो एड्रेस होता है वो चेंज होता है और एड्रेस क्या कहलाता है? रिलेटिव रेफरेंस। क्या होगा? सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है। इसका पहले वाला ऑप्शन कैसा है? सही है। एफटीपी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इसका मुख्य उपयोग जो हम लोग करते हैं किसको? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके एफटीपी के हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिससे बड़ी से बड़ी फाइल बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो जाती है। तो क्या यूज करेंगे हम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए? वीडियो कॉलिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या वायरस स्कैनिंग के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अच्छा एफटीपी जितने प्रोटोकॉल है इसके क्वेश्चन फिक्स रूप से हमारे एग्जाम में आते हैं और एफटीपी तो हमेशा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मोटे तौर पर हमारे पास यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर हम लोग देखते हैं और साथ में हम बहुत बार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी देखते हैं। फिलहाल हमारे पास में यहाँ पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक्सेल हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और क्रोम भी हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज के हमारे पास में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, याद रखना। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्चा का यूज मेनली क्यों किया जाता है? कैप्चा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह बार हमको नंबर प्लस करने के लिए आता है या फिर कोई इमेज होगा उसको पहचानने के लिए आता है, अरे ये पजल टाइप का हमारे को दे देता है कि ताकि हम लोग उसको पहचान पाए। तो ऐसा इसलिए होता है कि इंटरनेट पर जांच की जाती है कि जो व्यक्ति इस समय उस पेज को यूज कर रहा है
तो वो एक जीवित व्यक्ति है, मतलब एक इंसान होना चाहिए, है ना। आजकल जैसे हम एआई या रोबोट्स की बात करते हैं तो हम मोस्टली कॉमन अगर यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टा हो या फिर व्हाट्सअप हो या फिर हमारे पास में टेलीग्राम हो, यहाँ पर रिप्लाई करने के लिए हम लोग बॉट का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो वो बॉट नहीं होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए कैप्चा का यूज़ करते हैं, और इसमें आड़े तिरछे अक्षर रहते हैं, उनको पहचान के लिखना होता है, या अक्षर आपको नंबर दे देगा, उनको प्लस या माइनस या डिवाइड करके आपको लिखना रहता है, या फिर इमेज पहचानने के लिए आता है कैप्चा। इतने प्रकार के हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है वो, ह्यूमन और बोट में अंतर करने के लिए तो ये वाला सही होगा। फाइल प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं, पासवर्ड सेव करने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं। कैप्चा का यूज किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पहचानने के लिए, है ना, कि ह्यूमन है या बोट है। अगला है एमएस वर्ड में Ctrl+F का यूज क्यों किया जाता है। देखिए Ctrl+F का यूज हम लोग करते हैं, एमएस वर्ड की बात कर रहा है तो वहां पर किसी कंटेंट, किसी टेक्स्ट, पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+F का यूज करते हैं। वही अगर हम H लगा देंगे Ctrl+H तो ये रिप्लेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर Ctrl+G हम यूज कर लेंगे तो ये गो टू के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल हमारे पास में फॉन्ट खोजने के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइंड, मतलब खोजने के लिए तो हम लोग फाइंड कमांड यूज करेंगे। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए, फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रेटर देन लेस देन का यूज करेंगे, है ना, फॉन्ट कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। या फिर हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ओपन और क्लोज का। और फाइल क्लोज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखना कि एमएस वर्ड की फाइल क्लोज करने के लिए Ctrl+W का हम लोग यूज़ करते हैं, ये उसका राइट आंसर है। हालांकि हम लोग Alt F4 से भी कर लेते हैं, लेकिन Ctrl+W जो होगा वो इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए, ईमेल को अगर भेजना है तो ईमेल को भेजने के लिए हम लोग ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज करते हैं। एचटीपी का यूज हम वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। एफटीपी का हम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, और यूएसबी पोर्ट का हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, रोम और रैम का सही अंतर क्या है। रोम और रैम में सही अंतर क्या होने वाला है ना। तो बेसिकली अगर रोम की बात करें तो रोम और रैम दोनों में प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हमारे पास में नॉन वोलेटाइल होती है, जबकि रैम जो होती है यह मपा वोलेटाइल होती है। इसके अंदर की सूचना स्थायी होती है, इसके अंदर की सूचना अस्थायी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमको बोल रहा है रोम वोलेटाइल है और रैम नॉन वोलेटाइल, तो ये तो गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है इसलिए। रैम टेम्परेरी है और रोम जनरली परमानेंट इंस्ट्रक्शन रखती है, तो ये सही है, मैन्युफैक्चर के द्वारा डाला जाता है। जनरली परमानेंट होते हैं, उसको इरेज करने के हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। रैम केवल प्रिंटर में होती है, तो रैम प्रिंटर में भी होती है और हमारे कंप्यूटर में भी होती है ना। रोम में कोई डेटा नहीं है तो रोम में डेटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस। रोम में जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और उसका मुख्य काम क्या होता है, पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ये वाला भी गलत है, ये भी गलत। ब्राउजर में एड्रेस बार का मुख्य कार्य क्या है। ब्राउजर में एड्रेस बार का होता है, ऊपर टाइटल बार और रिबन के जस्ट नीचे होता है। Alt D से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये भी याद रखना शॉर्टकट की अगर पूछेगा तो। वेबसाइट URL एंटर करना, हाँ या तो हम ऐसा करते हैं। ईमेल डिलीट करना, नहीं, उससे संभव नहीं है। वायरस स्कैन करना, ये भी संभव नहीं है। फाइल कंप्रेस करना, ये भी उससे संभव नहीं है। ब्राउजर से हम लोग क्या करते हैं, किसी वेबसाइट का URL या एड्रेस हम लोग डाल देंगे और उसको वहां से फिर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट में सही अंतर क्या है। तो वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें MS एक्सेल में तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। ये तो ऐसे कॉलम होंगे और ऐसी क्या होगी, रो। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से निर्माण किसका होता है, सेल का। अच्छा, जब सेल बहुत सारी हो जाएगी तो सारी सेलों को एक साथ अगर हम जमा करते हैं तब वो बनती है क्या, सीट या वर्कशीट। ठीक है, और जब बहुत सारी वर्कशीट हम लोग जमा कर लेते हैं एक जगह तब वो बनती है क्या, एक बुक, मतलब कि वर्क बुक बनती है ना। तो वर्कशीट से निर्माण होता है किसका, वर्कबुक का, बस इतना याद रखना है। हमको बोल रहा है वर्कबुक फाइल होती है और वर्कशीट उसके अंदर सीट, तो ये सही है। वर्कशीट फाइल होती है
और वर्कबुक सेल होती तो सेल नहीं होती है ना, क्योंकि सेल से किसका निर्माण होता है हमारे पास में, वर्कशीट का निर्माण होता है ना। तो ये भी कंडीशन गलत है, ये भी गलत है। फिर दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम भी नहीं होते हैं। वर्कबुक केवल एमएस वर्ड में होती है, तो एमएस वर्ड में तो वर्कबुक होती ही नहीं है, वहाँ पे पेज होते हैं। तो जनरली इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या है, वर्कबुक फाइल होती है, उसके अंदर की जो सीट वर्कशीट होती है उसको हम सीट कहते हैं। ये बिल्कुल सही है पहला ही वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अगर एक्सेल में फार्मूला लिखा हुआ है तो नीचे कॉपी करे तो कौन सा रेफरेंस फिक्स होगा। देखो ये इसका, हालांकि इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा है इक्वल A1 और फिर क्या लिखा हुआ है इनटू लगा दिया उसने, और फिर लिखा है $B और $1, मतलब B1 है वो एक्चुअली, पहले डॉलर लगा दिया मतलब एब्सोल्यूट हो गया। ये वाला एड्रेस कौन सा है, एब्सोल्यूट है, और ये वाला कौन सा है, ये रिलेटिव है। तो जब भी हम नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे फार्मूले को तो क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला फिक्स रहने वाला है ना। ये क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा, और ये वाला जो है $B और $1 ये जैसा का वैसा रहने वाला है, ये जैसा का वैसा रहेगा। चेंज कौन सा होगा, ये वाला, और नीचे करेंगे तो A3 हो जाएगा, ठीक है। या और कहीं करेंगे तो वहां का एड्रेस ले लेगा। तो ये सामने वाला जो हमारे पास ये रिलेटिव है, ये चेंज होगा, ये एब्सोल्यूट है, ये चेंज नहीं होगा। हमको बोल रहा है A1 क्या बोल रहा है, प्रश्न प्रेफरेंस फिक्स रहेगा, मतलब चेंज कौन सा नहीं होने वाला है। ये बोल रहा है A1 फिक्स रहेगा क्या, नहीं, ये तो चेंज हो जाएगा, ये गलत हो गया। हमको बोल रहा है B1 विथ $, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स रहेगा क्या, तो बोले हाँ ये फिक्स रहेगा, है ना। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। दोनों चेंज होंगे क्या, नहीं, दोनों चेंज नहीं होंगे। कोई भी फिक्स नहीं रहेगा, तो कोई भी फिक्स क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट हमारे पास बना हुआ है डॉलर के साइन के साथ में, तो वो फिक्स रहने वाला है ना। ये सामने वाला चेंज होगा, ये फिक्स रहेगा। तो ऑल ओवर इसमें हमारे पास में जो एब्सोल्यूट एड्रेस रहता है वो फिक्स रहता है, याद रखना, और उसको हम डॉलर के साइन से बताते हैं। तो ये वाला जो आंसर है इसका, ये सही होगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज के लिए, सेव एज क्यों यूज करते हैं हम लोग, पहले से कोई फाइल सेव है ना। पहले चीज, अगर आपने कोई नई फाइल बनाई है उसको सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस का यूज कर लेते हैं। अब पहले से कोई फाइल सेव है, उसको किसी और नाम से अगर आपको सेव करना है तब हम लोग यूज करते हैं सेव एज कमांड का। और सेव एज कमांड क्या होती है हमारे पास में, F12, इसको याद रखना। फिर हमारे पास F7 है, F7 का यूज करते हैं हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। CPCT एग्जाम में, CCC एग्जाम में, सारे एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कमांड बार बार पूछता है, याद रखना। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली। F5 है, F5 अगर हम बात करें किसमें, MS वर्ड की बात करें तो F5 से क्या आएगा हमारे पास में, गो टू विंडो आ जाती है। F1 से क्या आएगा हमारे पास में, F1 से हमारे पास हेल्प का मेनू खुल जाता है, फिर हम MS वर्ड की हेल्प उससे ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल प्रश्न का राइट आंसर F12 होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जांपल है। अच्छा, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, इसका क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। क्लाउड स्टोरेज जो वेब पर हम लोग डेटा सेव करते हैं, और हम लोगों ने देख लिया है गूगल ड्राइव जो है उसका एग्जांपल है, और मैंने बताया भी है इससे 15 GB तक के स्पेस हमको फ्री मिल जाता है, उसके बाद हमको चार्जेस देने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। कैश मेमोरी है ना, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, और उसकी तेजी के कारण ही डेटा और निर्देशों को बहुत तेजी से क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, और एग्जीक्यूशन के लिए पहुंचाती है CPU के पास में, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमको बोल रहा है फ्रिक्वेंटली यूज डेटा टू फास्ट एक्सेस, मतलब जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उसका फास्ट एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। मॉनिटर डिस्प्ले बढ़ाना, ईमेल सेंड करना, या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो जैसा कि हमको पता है कि इस कैश मेमोरी का यूज हम क्यों करेंगे, कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, तो हम फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे, यूज डेटा को फास्ट बहुत तेजी से एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कैश मेमोरी का। ये आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम के लिए। और कैश मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे पास में आज की क्लास खत्म हो गई है। आप लोग यहाँ तक देखते आए हुए हैं, पहली बार देख रहे होंगे तो याद रखना ये सीरीज बड़ी लंबी चलने वाली है, और धीरे धीरे इसमें 50-100 क्वेश्चन करके हम लोग 500+ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। और यहाँ तक देख के आए हुए आप तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक, और कुछ क्वेरी अगर आपकी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उसको शामिल कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, और डेली क्लास रहने वाली है, याद रखिएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।